हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ सॉलिड स्टेट। और इसमें अपन क्या बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखो, अपन ने वॉल्यूम निकाला था यूनिट सेल का, अब अपन निकालेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। डेंसिटी का क्या मतलब होता है? डेंसिटी को हम अभी तक पढ़ते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम को अपन डेंसिटी पढ़ते हैं। लेकिन जब हम यूनिट सेल की बात करें तो उसमें डेंसिटी का क्या मतलब होता है? उसमें भी मास पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है, लेकिन मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी अपनी? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अच्छा, तो मास ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे अब? मास ऑफ यूनिट सेल मतलब मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे? मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? मास ऑफ एटम्स, मतलब यूनिट सेल में जितने भी एटम्स हैं उनका मास ही मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा। तो अपने को निकालना पड़ेगा मास ऑफ एटम्स। कैसे निकालेंगे? अगर मान लो ये मेरे को एक एटम का मास पता चल जाए, एक एटम का मास मेरे को पता चल जाए, तो अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स से उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को टोटल मास ऑफ एटम्स पता चल जाएगा। तो मैं इसको क्या इस तरीके से लिख दूं कि D इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। किसी एक एटम का मास अगर मेरे को पता चल जाता है और उसको मैं नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को टोटल मास ऑफ एटम्स मिल जाएगा, क्योंकि सारे एटम्स तो सिमिलर ही हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम क्या होता है? यूनिट सेल एक क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? उसका h का पावर 3 यानी कि a क्यूब, अगर मैं h को a ले रहा हूं तो। ठीक है। अब देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, जेड, निकाल के भी दिखाया था हर एससीसी बीसीसी एफसीसी के लिए। मास ऑफ वन एटम, ये कैसे पता करेंगे? यहाँ पर थोड़ी अपने को दिक्कत आती है। तो इसको पता कैसे करना है कि देखो, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर अभी छोड़ देता हूँ। इधर देखो, क्या होता है कि जब मैं एक मोल, है ना, एक मोल एटम लूं, ठीक, एक मोल एटम, तो इसका मास कितना होता है? एक मोल एटम का मास होता है उसका मोलिक्यूलर वेट। ठीक है। और एक मोल का मतलब क्या होता है? एक मोल का मतलब होता है Na एटम्स, Na एटम्स यानी एवोगैड्रो नंबर एटम्स, यानी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो Na एटम्स का मास कितना हो जाएगा अभी? उसका मोलिक्यूलर वेट। ठीक है। अब देखो, मेरे को Na एटम का मास पता है, मेरे को एक एटम का मास पता करना है, तो क्या हो जाएगा? ये मास ऑफ वन एटम, मैं इसको लिख देता हूँ, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय Na। ठीक है। मोलिकुलर वेट किसका? उस एटम का मोलिकुलर वेट। तो क्या मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ? मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ कि डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा? मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय Na यानी एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय ए क्यूब। और अगर ढंग से अगर हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं तो मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू मोलिकुलर वेट बाई Na इंटू ए क्यूब, जहां पर Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर कितनी होती है इसकी वैल्यू? एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बताओ। अरे सिंपल है, तब मोल कॉन्सेप्ट से पढ़ते आते हैं ये सब चीजें। तो 6.023 इंटू 10 टू दावर 23। कैलकुलेशन के लिए हम इसको कभी कभी सिर्फ 6 इंटू 10 टू दावर 23 लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गई अपनी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। चलो इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी सी। तो क्वेश्चन में लिखता हूँ, तब तक आप क्या करो, इसको रिवाइज करो। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है अपने पास, Na यानी सोडियम क्रिस्टलाइज इन BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, if distance between nearest neighbors in crystal lattice is 1.73 angstrom, then calculate edge length, यानी कि अपने को A कैलकुलेट करना है, and density of unit cell यानी D कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो यहाँ पर एक
जो मेन पॉइंट है, जो क्वेश्चन को समझने वाला है, वो इन्होंने दिया हुआ है सबसे पहले कि बीसीसी में, है ना। बीसीसी में लैटिस है, ठीक। मैं इसको लिख लेता हूँ। लैटिस क्या है? बीसीसी। अगर बीसीसी लैटिस है और नियरेस्ट नेबर्स के बीच के डिस्टेंस 1.73 एंगस्ट्रॉम है, तो ये बताओ बीसीसी में नियरेस्ट नेबर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? जल्दी बताओ। नियरेस्ट नेबर्स की डिस्टेंस, अरे ये बताओ कि बीसीसी कैसे बनता है अपना। मैं, चलो वैसे मैंने कल ये बात बताई थी, पर दोबारा बता देता हूँ। बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी एटम कहाँ कहाँ पर रहेंगे? कॉर्नर पर, ठीक है, कॉर्नर पर और बॉडी के सेंटर पर। बॉडी के सेंटर वाले को अलग कलर से हम शो कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन हो ना। ठीक, अब देखो किस किस के बीच की डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है ये नियरेस्ट नेबर्स हैं, ये नियरेस्ट नेबर्स हैं, तो ये डिस्टेंस निकालनी है, यानी बॉडी डायगोनल का हाफ अपने को निकालना है। बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है? अगर मैं बोल दूं ये ए है और ये बी है, तो ए बी की डिस्टेंस कितनी होती है? √3a। अगर इसकी एज लेंथ में क्या ले रहा हूँ? ए ना, क्यूब की एज लेंथ अगर मैंने ए ली है तो ए भी कितना हो जाएगा? √3a। लेकिन नियरेस्ट नेबर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? उसकी हाफ, यानी कि अगर मैं इसको ले लूं ए सी, तो ए सी कितना हो जाएगा? √3a/2। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, अब क्या लिख सकता हूँ? √3a/2, √3a/2 इज इक्वल टू 1.73 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अच्छा, √3 की वैल्यू पता है सबको क्या होती है? 1.732। तो √3 से ये सब कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख देता हूँ, ठीक है। 1.732 होती है, इसलिए मैंने ये काट दिया। तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा अपना 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ए हो जाएगा अपना 2 एंगस्ट्रॉम, यानी एज लेंथ अपने को पता पड़ गई। ये क्या है? एज लेंथ। एज लेंथ, एज लेंथ अपने को पता पड़ गई 2 एंगस्ट्रॉम। अपने को निकालनी क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला अपने को पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इनटू मोलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Na, यानी एवोगैड्रो नंबर, इनटू ए क्यूब। ए अपने को पता चल गया। ए पता चल गया। जेड, जेड क्या होता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो बीसीसी का जेड कितना होता है? जल्दी बताओ। बीसीसी का जेड होता है 2। अब ये मत पूछना कैसे होता है, ये सब चीजें पहले डिस्कस हो चुकी हैं। बीसीसी का जेड हो गया 2, तो 2 इंटू मोलिकुलर वेट किसका? Na का। Na का मोलिकुलर वेट होता है 23, डिवाइडेड बाय Na, 6 इंटू 10⁻23। मैंने बोला था कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ये ले लेते हैं, इंटू ए। ए कितना है? 2 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहाँ पर जितनी भी यूनिट सेम करने के लिए एंगस्ट्रॉम को अपन क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक एंगस्ट्रॉम में कितने क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻8 मीटर। तो कितना हो जाएगा? आप देखो, 2 इंटू 10⁻⁻8 की पावर 3, है ना। तो इसको सोल्व करो, अब सोल्व करेंगे। चलो सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 23 यानी 460, 46, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8 इंटू 10⁻23, और ये हो गया -24। तो ऊपर में 10 लिख सकता हूँ, है ना। नीचे क्या हो जाएगा? देखो, 10⁻23 इंटू 10⁻24 हो गया 10⁻1। नीचे 10⁻1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 460 डिवाइडेड बाई 48, और लिखोगे फिर से 230 डिवाइडेड बाई 24। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 10 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो डेंसिटी अपनी क्या हो गई? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर सीसी, या फिर 10 ग्राम पर ml, ये लिख सकते हैं ना। बिल्कुल, तो आंसर हो गया अपना इस तरीके से। तो ये थी अपनी डेंसिटी की बात। देखो मैंने सब बताया है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराया है, और क्वेश्चन में काफी चीजें इन्वॉल्व करी हैं पुरानी भी, जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ये सब चीजें जो मैंने अभी यहाँ पर निकाल के दिखाया था कि ये √3a/2 कैसे, ये सब तुमको याद होनी चाहिए।
इसी से तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अब तुम जब क्वेश्चन करोगे तो ऐसा नहीं है कि हर बार क्वेश्चन के लिए ये निकाल के बैठोगे कि ये अच्छा √3/2 ऐसे निकालना है। ये याद होना चाहिए तुम्हें, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन भी करा दिया, कॉन्सेप्ट भी हो गया। तो इतना ही रखते हैं बस, इसमें डेंसिटी की बात करेंगे हम इंटरस्टिशियल वॉइड्स की, यानी टाइप ऑफ वॉइड्स की, ठीक है। तो इसमें रखते हैं इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।